हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। तो आज से हम मध्यकालीन भारत में मुग़ल वंश को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे और हर एक शासक को अलग अलग से पढ़ेंगे पूरी डिटेल के साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मुग़ल वंश की जो स्थापना है वो 1526 में हुई और इस वंश का राज जो है 1858 तक रहा। 1526 में जो मुग़ल वंश है इसकी स्थापना बाबर ने की थी और जो अंतिम मुग़ल वंश का जो शासक था वो बहादुर शाह जफ़र द्वितीय था, जो कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों के द्वारा रंगून भेज दिया गया, वहीं उनकी मृत्यु हो गई और उसी के साथ ही जो मुग़ल वंश है इसका अंत हो गया था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बाबर से। बाबर ही पहला शासक था जिसने भारत में मुग़ल वंश की नींव रखी। इससे पहले यहाँ पर लोधी वंश का राज था। बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली पर अपना अधिकार किया और भारत में मुग़ल वंश की स्थापना की। तो चलिए बाबर के बारे में हम अब शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है बाबर। पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और इनके अगर शासन की अवधि हम देखें तो ये है 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक। देखिए पूरे मतलब 4 साल तक ही इनका अधिकार रहा। ज़्यादा ये राज नहीं कर पाए, लेकिन 4 साल में ही इन्होंने क्या कर दिया, भारत में मतलब पूरी सत्ता को ही पलट दिया और मुग़ल वंश की नींव की, जो कि आगे बहुत लंबे समय तक चली। और आप देखेंगे कि मुग़ल वंश में बहुत अच्छे अच्छे शासक भी हुए हैं, अकबर जैसे। तो हम इनको इस सीरीज़ में पूरी तरह से पढ़ेंगे, हर एक शासक को अलग अलग से पूरी डिटेल के साथ। तो आज हम शुरुआत बाबर से ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबर का पूरा नाम मैंने आपको बता दिया, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और 1526 में पानीपत के युद्ध के साथ इन्होंने दिल्ली पर अधिकार किया था और मुग़ल वंश की स्थापना की। उसके बाद ये 1530 तक जीवित रहे। तो आइए इनके बचपन के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ इनका जन्म हुआ, कैसे क्या हुआ। तो 1483 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था फरगना में, जो कि वर्तमान में उज़्बेकिस्तान में है। तो इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। ये उस वक्त में फरगना के शासक थे। और इनकी माता का नाम कुतलुग निगार खान था। और जब ये छोटी उम्र में थे, लगभग 12 वर्ष की आयु में, तो इनके पिता का देहांत हो गया था। तो फरगना का जो शासक का पद था वो इनके पास आ गया, ये फरगना के शासक बने। लेकिन इनके कुछ मतलब घर में वो चाचा वगैरह थे, उन्होंने फ़ायदा उठाया कि तो छोटा सा बच्चा है, ये क्या राज करेगा। तो मतलब षड्यंत्र रचा, तो उसके बाद बाबर को गद्दी से हटा दिया गया। तो इसके बाद बाबर इधर उधर घूमता रहा। किस्मत तो उसकी थोड़ी ख़राब ही थी। तो 2 साल बाद लगभग 1496 ईस्वी में उसने समरकंद पर मतलब आक्रमण किया और काफ़ी लंबे टाइम तक उसका घेराव करके रखा, लगभग 7-8 महीने। उसके बाद उसने समरकंद को जीत लिया। और जब वो समरकंद पर अपना अधिकार कर रहा था तो उसकी सेना की ही एक टुकड़ी फरगना की तरफ गई और फरगना पर भी उन्होंने दोबारा से अधिकार कर लिया। जब बाबर को इस बात का पता चला कि फरगना पर अधिकार हो गया, तो वो दोबारा मतलब फरगना की तरफ चल दिया। जो वो आ ही रहा था रास्ते में, तो उसको रास्ते में ही खबर मिली कि समरकंद पर दोबारा से अधिकार हो गया दुश्मनों का। तो इस तरह क्या हुआ कि दोनों ही, यानी कि समरकंद और फरगना दोनों ही ये बाबर के हाथ से निकल गए। वो बताया ना मैंने कि किस्मत ज़्यादा ठीक नहीं थी बाबर की। लेकिन फिर क्या हुआ, 1501 में बाबर ने दोबारा समरकंद पर आक्रमण किया और वहाँ पर अपना पूरा अधिकार कर लिया। लेकिन वो भी ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाया वहाँ पे, लगभग 8 महीने तक ही रहा। तो वहाँ का उज़्बेक शासक था मोहम्मद शहबानी।
उसने बाबर को फिर से पराजित कर लिया और फिर से समरकंद उसके हाथ से निकल गया, बाबर के हाथ से। इसके बाद बाबर का ध्यान जो है वो दूसरी तरफ गया। 1504 में उसने काबुल पर अधिकार कर लिया, आक्रमण किया, उसको अपने नियंत्रण में ले लिया। और उसके बाद यहाँ स्लाइड में देखिए, भारत पर बाबर का जो अभियान है वो 1519 में किया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बाबर का भारत के विरुद्ध पहला अभियान कौन सा था, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 में हुआ था, लेकिन उससे पहले 1519 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किया था। ये भारत में उसका पहला आक्रमण था। जब उसने ये आक्रमण किया था तो उसने दो जगह बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में ले लिया। और ये बाबर का पहला अभियान था जिसमें बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बाबर ने सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किस में किया था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध नहीं होगा। उसमें आप जवाब देंगे कि जो बाबर का पहला अभियान था यूसुफजाई जाति के विरुद्ध भारत में, उसके अंदर ही उसने तोपखाने का प्रयोग किया था। तो ये घटनाक्रम चल ही रहा है दोस्तों। इसी दौरान आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश का शासन है। वहाँ का जो शासक है इब्राहिम लोधी, उसके राजपाट से खुश नहीं है आसपास के गवर्नर जो भी है उस टाइम के। लाहौर का गवर्नर है दौलत खान लोधी, इसमें और इब्राहिम लोधी में मतभेद हो जाता है। तो इसके चलते 1524 ईस्वी में जो दौलत खान लोधी है वो बाबर को निमंत्रण देता है कि आप भारत में आइए और ये जो अफ़गान शासक है इब्राहिम लोधी, इसको पराजित करें और यहाँ से मतलब जो लूटपाट करनी है वो करो और जाओ। और लेकिन इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इसके अलावा आलम खान जो कि पंजाब का गवर्नर था, और राणा सांगा, चित्तौड़ नरेश, राजपूत नरेश, महान शासक, इन्होंने भी बाबर को निमंत्रण दिया था कि आप भारत में आइए और इब्राहिम लोधी को परास्त करें। तो हम देखते हैं कि इन्हीं के निमंत्रण पर बाबर आता है भारत में। तो देखते हैं कि भारत में आने के बाद क्या क्या हुआ। चलिए, तो हुआ ये दोस्तों, उसके बाद होता है 1526 में बाबर का आगमन भारत में, और इसकी शुरुआत होती है पानीपत के प्रथम युद्ध के साथ। ये जो युद्ध है ये 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था, और ये लड़ा गया था जो दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश है, इसका शासक है इब्राहिम लोधी, और बाबर के बीच लड़ा गया था। तो युद्ध हुआ तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को बुरी तरह से पराजित कर दिया, और इब्राहिम लोधी युद्ध के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, मारा गया। तो इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की हार हो गई और बाबर विजयी हो गया। इस युद्ध का जो जिक्र है वो बाबर ने अपनी आत्मकथा, जिसे कि हम बाबरनामा के नाम से जानते हैं, उसके अंदर भी किया है। और युद्ध दोस्तों इतना भयानक था कि इब्राहिम लोधी को हराने के बाद पूरी सेना को मार दिया गया इब्राहिम लोधी की। उनके सर काट काट कर सरों की, कटे हुए सरों की मीनार बना दी गई। ये मुग़लों का काम था कि भाई पता चल जाए कि मुग़ल आ चुके हैं और उनकी सत्ता स्थापित हो चुकी है। तो ये काम किया उन्होंने। और आप देखेंगे कि इस युद्ध में बाबर की जीत क्यों हुई। एक कारण तो था कि एक बाबर की युद्ध पत्ति थी, तुलगुमा युद्ध पत्ति। बाबर ने इस युद्ध में उसका प्रयोग किया था। अब तुलगुमा युद्ध पत्ति क्या है? इसमें जैसे जो शासक है यानी कि बाबर है वो बीच में चलता था, और जो सेना की टुकड़ी थी ना उनको 4 भागों में बांट दिया जाता था। अब 2 टुकड़ियां बादशाह से आगे की तरफ चलती थी, आगे को चलती थी, मतलब एक दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ आगे की तरफ। इसी तरह की 2 टुकड़ियां पीछे की तरफ चलती थी, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। तो जब ये आक्रमण करते थे तो जैसे एक टुकड़ी जाती थी और दुश्मनों पर बहुत ही तेज़ी से वार करते थे, और
वार करने के बाद वो वापस आकर अपनी जगह पर आ जाते थे। उसके बाद दूसरी टुकड़ी जाती थी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी। इस तरह उनके दुश्मन समझ ही नहीं पाते थे कि ये जो हमलावर है वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं। तो मतलब कन्फ्यूजन में ही रहते थे। तो ये उसके जीत का एक सबसे बड़ा कारण था, बाबर का। अब दोस्तों ये लिखा हुआ है कि जो तुलगुमा युद्ध पद्धति है ये बाबर ने कहाँ से सीखी थी। जब बाबर ने समरकंद अभियान अपना किया था, जब समरकंद पर विजय प्राप्त की थी, तो वहाँ पर जो उज़्बेक थे, तो बाबर ने ये जो तुलगुमा युद्ध नीति है ये बाबर ने वहीं से सीखी थी। और इसकी जीत का एक दूसरा कारण ये था कि ये आपको पता ही है, जो भारत पर पहला अभियान था यूसुफजई जाति के विरुद्ध, तो उसमें भी तोप खाने का प्रयोग किया था। तो ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध हो रहा है, तो इसमें भी निश्चित रूप से बाबर अपनी तोपें वगैरह साथ में लेके आया है। तो ये जो तोपों को मतलब खड़ा करने की, मतलब उनको सजाने की जो पद्धति है ना, उसको बोला गया है उस्मानी विधि। इसको हम रूमी विधि के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें क्या किया जाता था कि कुछ बैलगाड़ियाँ होती थी, बैलगाड़ियाँ, तो बैलगाड़ियों को मजबूत मतलब चमड़े की रस्सी से एक दूसरे के साथ बांध देते थे। ठीक है, वो बांध देते थे तो दो के बीच में इतना गैप होता था कि घुड़सवार जो है वो आसानी से निकल जाए। एक मतलब अगर दुश्मन आ रहे हैं तो सारे इकट्ठा एकदम से आगे नहीं आ पाते थे, उनको ढक दिया जाता था, उनको पता नहीं चलता था। और गाड़ियों के पीछे खड़ी होती थी बाबर की तोपें। तो वो एकदम से जब दुश्मनों की सेना पास तक आ जाती थी तो उन्हें पता भी नहीं चलता था कि इनके पास तोपें हैं। तो जैसे ही वो बिल्कुल पास में आते थे तो वो तोपों से हमला कर देते थे। तो इस तरह दुश्मनों की सेना एकदम से घबरा जाती थी, पता नहीं चलता था क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये भी बाबर की जीत का एक कारण था। और अगर तोपचे की बात करें तो बाबर की सेना में दो उस समय के मशहूर निशानेबाज थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। तो बाबर की जीत में इन दोनों का योगदान भी रहा। तो 21 अप्रैल 1526 को जो युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें बाबर विजयी हो गया। यहाँ से उसने अपार धन संपत्ति की लूट की और ये सब लूट का माल वो अपने साथ ले गया काबुल। और काबुल में उसने, काबुल का जो हर एक निवासी था, वहाँ का नागरिक था, तो सबको एक एक चांदी का सिक्का दिया अपनी जीत की खुशी में। और इसी मतलब उदारता के कारण कि भाई कितना महान शासक है, ये सबको चांदी के सिक्के दे रहा है, कितना उदार शासक है, तो वहाँ के लोगों ने बाबर को कलंदर की उपाधि दे दी। तो ये आपने देखा कि इस तरह से बाबर का दिल्ली पर अधिकार हो गया और इस तरह से भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी, मुगल सत्ता स्थापित हो गई यहाँ पे। इसके बाद जब पानीपत का युद्ध हो गया तो उसके बाद ये देखिए, ये हुआ है 21 अप्रैल को। उसके बाद नवंबर में अब जिन्होंने बाबर को आमंत्रित किया था कि आप आइए यहाँ पर लोधी वंश को समाप्त करिए, अब देखिए उनको ही पराजित कर रहा है बाबर। तो बाबर सबसे पहले दौलत खान लोधी पर आक्रमण किया, लाहौर की तरफ, लाहौर पंजाब, उसको बंदी बना लिया। ये देखकर जो शाह आलम था, पंजाब का गवर्नर उस टाइम में, तो वो भी घबरा गया, उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया। और इस तरह आप देखेंगे कि पूरा लाहौर और पंजाब वाला जो एरिया है वो बाबर के कब्जे में आ गया था पूरी तरह से। तो ये सब हो गया। इसके बाद ये जो आमंत्रित करने वाले लोग थे ये सोच रहे थे कि बाबर जैसे आएगा तो इनका जो काम है अपने लूटपाट करेंगे और यहाँ से निकल लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब बाबर ने जब युद्ध में पराजित किया लोधी वंश को, तो बाबर का विचार हुआ कि भाई क्यों ना यहीं पर रुकें, यहीं पर अपनी सत्ता स्थापित की जाए। तो उन्होंने देखा कि भाई इनको तो हरा दिया है। अब जो बुलाने वालों में एक महान शासक अभी बचा हुआ है, चित्तौड़ नरेश, महाराणा सांगा। तो देखते हैं कि जब तक राणा सांगा को ना हरा दिया जाए तब तक भारत में शासन करना हमारे लिए आसान नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि जो अगला युद्ध हुआ है वो होता है राणा सांगा के साथ ही। तो इस युद्ध को हम जानते हैं खानवा के युद्ध के नाम से। तो ये युद्ध किसके बीच में हुआ था? चित्तौड़ नरेश राणा सांगा के बीच और बाबर के बीच। और ये युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी में।
तो राणा सांगा निश्चित ही महान शासक थे। उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी और किसी में भी वो पराजित नहीं हुए थे, सब में विजयी हुए थे। लेकिन बाबर की जो ट्रिक्स थी, जो उसकी युद्ध लड़ने की कला थी, उसके सामने वो मतलब टिक नहीं पाए। काफ़ी वीरता से मुकाबला किया, लेकिन अंतिम समय में वो काफ़ी घायल हो चुके थे बुरी तरह से। तो मतलब वो पराजित हो गए फिर युद्ध में। तो इस युद्ध में राणा सांगा की हार हो गई और बाबर की विजयी हुई। अब जो राणा सांगा थे वो घायल हो गए, लेकिन घायल होने के बाद भी उन्होंने रट लगाई हुई थी कि वो बाबर से अंतिम में अपने सांसों तक लड़ेंगे, बाबर को पराजित करेंगे। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उनकी सेना के कुछ लोग थे तो उनको जहर दे दिया था, जिससे राणा सांगा जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर भी आप देखेंगे कि खानवा का जो युद्ध था, इसके अंदर राणा सांगा को पराजित करके बाबर ने अपनी सत्ता को और भी मजबूत कर दिया। और इससे जुड़ी हुई एक इम्पोर्टेंट बात है, इस युद्ध से जुड़ी हुई, इसमें आप देखेंगे कि इस युद्ध में पहली बार बाबर ने धर्म युद्ध का नारा दिया, मतलब जिहाद का नारा दिया कि हम जो ये युद्ध कर रहे हैं ये धर्म के नाम से कर रहे हैं, ताकि सेना का जो जोश है वो बना रहे, अंतिम समय तक वो लड़ते रहें। और इस युद्ध की समाप्ति के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब है मतलब दानी, बहुत ज़्यादा दान करने वाला। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की, तो इसका जवाब है खानवा के युद्ध के बाद। तो ये ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे कि बाबर ने पूरी तरह से राजपूत सत्ता को मतलब समाप्त कर दिया, पराजित कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ राजपूत सत्ता बची हुई थी। इनमें से थे मेदनी राय, चंदेरी, चंदेरी के शासक। इन्होंने आप देखेंगे कि खानवा के युद्ध में भी साथ दिया था राणा सांगा का। तो जो चंदेरी का युद्ध है वो 21 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ था, और ये मेदनी राय और बाबर के बीच हुआ था। तो इस युद्ध का भी वही अंजाम हुआ जो कि पहले सभी का हुआ। बाबर अपनी कूटनीति, जो युद्ध की पद्धति थी और तोप को सजाने की विधि जो बताया मैंने, रूमी विधि, उसके बलबूते पर इसमें चंदेरी के युद्ध में भी बाबर की विजय हुई पूरी तरह से। मेदनी राय पराजित हुआ इस युद्ध में और उसने बाबर की अधीनता जो है वो स्वीकार कर ली। और इसके बाद जो मेदनी राय की दो पुत्रियां थी, उनका विवाह जो बाबर है उसके पुत्र थे कामरान और हुमायूं, इनसे कर दिया गया। हुमायूं जो है ये बाबर के पुत्र हैं और आगे चलकर बाबर के बाद भारत की सत्ता को यही संभालते हैं और मुगल वंश को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। चंदेरी के युद्ध के बाद इम्पोर्टेंट है घाघरा का युद्ध। ये हुआ था 6 मई 1529 ईस्वी को, और ये हुआ था बाबर और अफ़गानों के बीच। और वैसे उस टाइम पे जब बाबर ने आक्रमण किया था तो दिल्ली में जो लोधी वंश था तो ये अफ़गान ही थे। तो अफ़गानों ने बाबर की सत्ता को चुनौती देने के लिए, जो बाबर ने अपनी नई नई सत्ता स्थापित की थी उसको चुनौती देने के लिए कुछ ये इकट्ठा हुए, मतलब महमूद लोधी के नेतृत्व में। और इनके बीच में घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर और अफ़गानों के बीच में। और अफ़गानों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? महमूद लोधी। इस युद्ध में भी बाबर ने विजय प्राप्त की और अफ़गानों को मतलब बुरी तरह से हराया। और आप देखेंगे कि इस युद्ध के बारे में इम्पोर्टेंट है कि यह युद्ध जल व थल दोनों पर लड़ा गया। तो कोई अगर आपसे पूछे कि ऑप्शन दे दे भाई, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, इनमें से कौन सा युद्ध जो है वो जल और थल दोनों पर लड़ा गया, तो ये है घाघरा का युद्ध। ये दोनों जगह पर लड़ा गया था। तो इतने सारे युद्ध करने के बाद, अपने सब प्रतिद्वंदियों को बुरी तरह से पराजित करने के बाद, जो बाबर की सत्ता है वो भारत में पूरी तरह से ठोस रूप पर मतलब स्थापित हो गई भारत में। और यहीं से शुरुआत होती है मुगल वंश की। अब ये देखिए मुगल राज्य की स्थापना, इब्राहिम लोदी को हराया बाबर ने, राणा सांगा को हराया, अब और कोई प्रतिद्वंदी है नहीं जो बाबर को रोक पाए। इन सब को हराने के बाद बाबर ने भारत में मुगल अपना जो साम्राज्य है उसकी स्थापना की।
और बाबर ने अपनी राजधानी बनाया किसे? बाबर ने अपनी राजधानी आगरा को बनाया। तो आप देखेंगे कि जो इनसे पहले के जो भी वंश थे, तो जिनको हम सुल्तान भी कहते हैं, भाई दिल्ली के सुल्तान, गुलाम वंश है, लोधी वंश है, खिलजी वंश है, इन सब की राजधानी, इन्होंने सब ने अपनी राजधानी दिल्ली को रखा था। लेकिन बाबर को दिल्ली की जगह आगरा ज़्यादा अपना पसंद आया, तो उसने अपनी राजधानी किसे बनाया? राजधानी बनाया आगरा को। तो ये आप याद रखेंगे कि बाबर की राजधानी क्या थी। तो बाबर ने अपनी राजधानी आगरा को बनाया था। और जब उसने मुग़ल सत्ता को स्थापित किया तो अपने आप को बादशाह घोषित किया। इससे पहले आप देखेंगे कि दिल्ली की सत्ता पर जितने भी वंश थे, जितने भी शासक थे, सब अपने आप को सुल्तान सुल्तान कहलवाते थे, मतलब सुल्तान के नाम से जाने जाते थे। लेकिन बाबर के साथ ही इसका चलन चला कि जो सत्ता है अभी, सत्ता पर काबिज जो भी पद है, पदधारी है, उसको बादशाह के नाम से घोषित किया जाएगा। जैसे आप देखते हैं भाई, मुग़ल बादशाह अकबर, मुग़ल बादशाह बाबर, तो ये बादशाह इन्होंने अपने आप को घोषित किया। इसके बाद के सभी मुग़ल जो भी सम्राट है वो बाबर के नाम से, मतलब बादशाह के नाम से जाने गए। तो ये ज़्यादा लंबे टाइम तक इन्होंने मतलब शासन नहीं किया। आप देखेंगे कि 1526 में तो इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की थी, पानीपत के युद्ध के बाद। लेकिन बस कुछ ही साल बाद 1530 में इनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हो गई तो कुछ इतिहासकार मानते हैं उस टाइम की जो प्रचलित कहानी है कि जो इनका पुत्र था हुमायूं, उनसे ये बेहद प्यार करते थे। तो एक बार क्या हुआ, हुमायूं की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो इन्होंने बस अल्लाह से दुआ की कि हुमायूं को मतलब जितने भी दुख दर्द है, जो भी बीमारी है, वो सब मुझे दे दो अल्लाह, और मतलब हुमायूं को आप ठीक कर दो। तो कहते हैं कि अल्लाह ने इनकी सुन ली बात, और जितने भी रोग थे मतलब हुमायूं को, सारे बाबर को मिल गए। हुमायूं तो स्वस्थ हो गया, लेकिन बाबर जो थे उनको बीमारी ने जकड़ लिया। तो बहुत ही जल्दी, मतलब सत्ता के स्थापित करने के लगभग 4 साल बाद ही 1530 में इनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु हुई आगरा में। तो जो मृत्यु के बाद इनका जो शव है वो आराम बाग में दफना दिया गया वहाँ पर। लेकिन जो बाबर थे उनकी इच्छा थी कि मेरा जो शव है उसको काबुल में दफनाया जाए, काबुल में। तो उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार ही जो उनके पुत्र थे हुमायूं, उन्होंने उनका शव वहाँ से निकाल कर और काबुल में दफना दिया। और वहाँ पर उनका एक खूबसूरत मकबरा बना हुआ है जिसको बाग ए बाबर के नाम से जानते हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि भारत में मुग़ल सत्ता स्थापित करने वाले बाबर की मृत्यु हो गई, और इसके बाद उनका एक जो बड़ा पुत्र था हुमायूं, वो बनता है अगला मुग़ल बादशाह। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हुमायूं ने मुग़ल वंश को आगे बढ़ाया और उन्होंने क्या क्या काम किए, भारत के मतलब इतिहास में उनका क्या क्या योगदान रहा। तो इसको हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि ये जो चैनल है, ये मेरा नया चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ ही मैंने टेस्ट सीरीज भी, मतलब क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है मुग़ल वंश से। तो आप ये वीडियो भी देखिए साथ साथ, और उस क्विज को भी अटैम्प्ट करने का प्रयास करें, तो उससे आपको निश्चित ही बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आपसे विनती है कि कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वे अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। तो थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम देने के लिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।